सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस.वाई. बीकॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है सेमेस्टर 3 का, उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसका लेक्चर नंबर 9 हम लोग लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे जो बचे हुए हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस है उनको समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो देखो, कल के लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ें देख ली थी उसको एक बार रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्टेंस के बारे में समझ लिया था, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एंड एसेंशियल एलिमेंट्स भी 4 देख लिए थे, ये चारों देख लिए थे। कि देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी मतलब छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी चेंजेस लाते हो तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं लाने, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। दूसरा, जो भी मोड और मैनर में आपको बोला गया, अगर प्रिस्क्राइब मोड आपको बताया गया है तो आपको उसी मोड में देना है। अगर आप नहीं देते हो तो फिर ये प्रपोजर के ऊपर रहता है कि उसे एक्सेप्ट करे या ना करे उस आपके एक्सेप्टेंस को, ठीक है। वो चाहे तो आपको बोल सकता है कि नहीं नहीं, तो मुझे उसी मतलब उसी प्रिस्क्राइब मोड में ही जो है एक्सेप्टेंस को दो, ठीक है। एंड अगर कोई भी मोड नहीं बताया गया तो आप जो रीजनेबल मोड होता है उस हिसाब से दे दोगे, ठीक है। मतलब जो रीजनेबल सही आपको मोड लगता है, कि अब मान लो घर के पास रहता है तो जाकर बोल दोगे, नहीं तो बहुत दूर रहता है तो फ़ोन करके बोल दोगे। जो भी रीजनेबल मोड रहेगा उस हिसाब से आप एक्सेप्टेंस को दे दोगे। उसके बाद तीसरा हमने देखा था क्या, कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपने मतलब एक्सेप्टेंस दिया था, जिसका हमने केस लॉ भी देखा था, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपोलिटन रेलवे कंपनी का, ठीक है। कि ब्रॉकडेन को पता ही नहीं चल रहा था भाई कि इन लोगों ने जो है मेरा मतलब एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद हमने फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ये देखा था कि देखो, साइलेंस को हम ये नहीं मानेंगे कि वो कोई इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन शांत है और वो कोई भी ना ही कंडक्ट कर रहा है, ना ही कोई वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ना ही कुछ इशारे दे रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे उसकी साइलेंस को हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो इम्प्लाइड तरीके से अगर वर्ड या फिर कंडक्ट करके कुछ इशारा करके हमें एक्सेप्टेंस देता है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। मेंटल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर मन में सिर्फ वो सोच रहा है कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो मुंह और मतलब ना ही मुंह से बोल रहा है, ना ही कुछ इशारा करके सामने वाले को कुछ बता रहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा एक्सेप्ट करता हूँ, तो ऐसे टाइम पे जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करता सामने वाले को, तब तक मतलब एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, यही बोला गया था, ठीक है। तो ये 4 हमने चीज़ें देख ली थी, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। नाउ आज के लेक्चर के अंदर बचे हुए जो है उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब फिफ्थ जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म ऑफ द ऑफर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो, जैसे कि आप कई बार काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड करते होंगे प्ले स्टोर से, अपना जो प्ले स्टोर होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना अपना प्ले स्टोर। तो अपना जो प्ले स्टोर होता है वहाँ से आप काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड करते होंगे, एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर होता है कि भाई एग्रीमेंट को मतलब जो भी अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आप एग्री कर दो, ठीक है। वहाँ पर कई बार होता है हम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते नहीं है, ऐसे सीधा स्क्रॉल मारते हैं। कई बार क्या, नॉर्मली हर बार ही हम यही काम करते हैं कि डायरेक्ट स्क्रॉल मारते जाते हैं, एंड नीचे वाला जो रहता है उसको सीधा सीधा हम लोग टिक मार देते हैं, हाँ भाई एग्री एग्री एग्री, चलो चलो सीधा हमको मतलब जो भी हमारा काम है वो कर दो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता है काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि एक्सेप्टेंस के जो मतलब बेसिकली जो भी टर्म्स होते हैं, जितने भी ऑफर के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट अब होता क्या है कि देखो, अगर कोई पर्सन जो है प्रपोजल को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने, चाहे वो टर्म्स को हो सकता है वो ना पढ़ा हो, फिर भी यही माना जाएगा कि वो जो पर्सन है उसने सारे टर्म्स को भी मान लिया है, उसको मतलब उसको पता है सारे टर्म्स, ठीक है, उसने सारे टर्म्स को मान लिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक फेमस केस लॉ भी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फेमस नहीं है ज़्यादा, बट आपके बुक में बताया वो वाला केस लॉ भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, लिखा गया है, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट एक्सेप्टेंस इज टोटली इग्नोरेंट of some of the term and condition of offer at the time of acceptance, but he is bounded by all the term of offer when he accept the ऑफर, ठीक है। मतलब कई बार होता है कि जो अपना जो एक्सेप्टर होता है, जो पर्सन होता है जो एक्सेप्टेंस देता है, प्रॉमिसी जो होता है, वो जो पर्सन होता है वो इग्नोरेंट होता है, उतना ध्यान नहीं देता है कि भाई हमारा जो ये ऑफर है उसके अंदर क्या क्या टर्म्स बताए गए, क्या क्या कंडीशंस बताई गई है, ठीक है, उतना नहीं ध्यान देता है, एंड डायरेक्टली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो यही माना जाएगा कि उसने सारे उसके टर्म्स को भी एक्सेप्ट कर लिया, एंड अब उस सारे टर्म्स के लिए भी वो बाउंडेड हो चुका है, उसके लिए वो भी सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा उसे, ठीक है, जो भी उसमें कंडीशंस लिखी है। जिसके रिलेटेड एक केस लॉ भी बताया गया है, मैक्लिकन वर्सेस कैंपेन डिस, ये मतलब फ्रेंच कोई कंपनी है जो कि मतलब बेसिकली ये एक शिपिंग कंपनी थी, ठीक है। इसका केस लॉ क्या है तो आपको वो बता देता हूँ। देखो, तो देखो होता क्या है, अपना ये जो मतलब बेसिकली इसमें प्लांटिव जो रहता है, ये अपना ये प्लांटिव है, ठीक है, और ये कंपनी जो रहती है डिफेंडेंट रहती है। तो होता क्या है, देखो, अपना ये जो प्लांटिव रहता है, ये जो पर्सन है जिसने केस किया था, तो ये जो अपना प्लांटिव, इसका नाम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांटिव का नाम है मैकिलिकन, ठीक है। तो ये जो मैकिलिकन है,
ये अपना प्लांटिव है, तो इसको मैं प्लांटिव ही बोलूँगा। ओके, थोड़ा नाम अच्छे से बोलने नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो क्या करें, तो प्लांटिव ही बोलते हैं। तो अपना ये जो प्लांटिव है, ये होता क्या है कि देखो एक शिपिंग कंपनी रहती है जो फ्रेंच शिपिंग कंपनी रहती है, और नॉर्मली अपना जो प्लांटिव रहता है ऐसे दूर दराज के सफ़र करता रहता है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, दूसरे दूसरे देश में ज़्यादा जाके ऐसे करता रहता है, ठीक है। तो अब अपना ये जो प्लांटिव होता है वो करता क्या है कि ये जो फ्रेंच कंपनी रहती है मैसेजेरिस मारीटाइम्स, ये जो कंपनी रहती है यहाँ पे जाता है, एंड इसको कुछ गुड्स रहते हैं, इसके कुछ सामान रहते हैं जो कि इसको शिफ्ट करवाने रहते हैं, मतलब वो शिपिंग करवानी रहती है दूसरे देश में या फिर दूसरे एक पर्टिकुलर प्लेस में लेके जाना रहता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि मतलब वो जो कंपनी का टिकट रहता है वो खरीद लेता है, ठीक है, शिप का टिकट खरीद लेता है, ठीक है, मतलब टिकट खरीद लेता है, ठीक है। अब टिकट के अंदर, टिकट के पीछे मतलब काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है जो कि ये नहीं पढ़ता है, ठीक है। इस बात की वो तो फ्रेंच में लिखा हुआ, कौन ट्रांसलेट करते लिखा है, क्योंकि इनका जो टिकट था वो फ्रेंच में लिखा हुआ था, तो इसको मतलब हल्का फुल्का ये तो पता था हाँ भाई टिकट मिल गया तो अब अपना सामान रख सकते हैं, एंड बाकी जो कंडीशंस लिखी थी वो फ्रेंच में लिखी हुई थी जिसको ये नहीं समझ रहा था, ठीक है, फ्रेंच इसको नहीं आती थी, तो इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया, एंड उसने क्या किया कि अपने जो गुड्स है वो उस जहाज़ के अंदर रखा और निकल पड़ा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब सामान को इसने लिया तो उस टाइम पर उसके काफ़ी कुछ गुड्स जो थे वो डैमेज हो चुके थे, ठीक है, मतलब कुछ गुड्स जो थे, कुछ सामान इसका जो था वो डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, मतलब लॉस्ट हो गया था या ख़राब हो गया था, ठीक है, मतलब कह सकते हो उसका कुछ गुड्स जो है वो बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए, ठीक है। जिसके वजह से अब ये जो प्लांटिव है इसका कहना क्या था कि ये जो कंपनी है, ये जो मतलब मैरीटाइम्स कंपनी जो है, इनसे मैं अब मतलब कंपनसेशन लूँगा, ठीक है, इन लोग जो है मेरा मतलब इनके वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है, इनके वजह से जो मेरा गुड्स है, सामान जो है वो डैमेज हो गया है, तो अब मैं इनसे कंपनसेशन लूँगा, ठीक है। अब कंपनी का कहना क्या है कि देखो देखो हमने जो तुम्हें टिकट दिया था उसके पीछे हमने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि तुम मतलब बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन में हमने लिखा था कि देखो अगर तुम्हारा सामान जो है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तो तुम्हारा जो भी गुड्स है, अगर उसको कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आपको इंश्योरेंस लेना हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, लेकिन हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते आपके सामान की, ठीक है। सीधा सीधा हमने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे, अब आपने नहीं पढ़ा तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब अपना जो प्लांटिव होता है ये चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, मतलब बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाता है कि देखो देखो मैं हूँ प्लांटिव, प्लांटिव मतलब वही जो पर्सन केस करता है, ठीक है। तो प्लांटिव जो है अपना ये जो प्लांटिव है वो चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखो मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे को तो न्याय चाहिए, ठीक है। ये जो लॉ को अपना जो जज रहता है वो पूछता है भाई क्या हो गया तुम्हारे साथ, तो अपना जो प्लांटिव होता है वो कहता है देखो यहाँ पे ये जो टिकट था उसके अंदर जो कंडीशंस लिखी गई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो फ्रेंच में लिखी हुई थी, ठीक है, मतलब फ्रेंच में बताया गया था जो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, मुझे फ्रेंच पढ़ने नहीं आता है, एंड क्योंकि अब मेरे को फ्रेंच पढ़ने नहीं आता है तो ऐसे टाइम में मैं कैसे समझूंगा वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है, और इन लोगों ने मेरे साथ मतलब इन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया है, और क्योंकि मैंने मतलब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो प्लांटिव का भी कहना एक टाइप से सही है कि हाँ भाई मेरे को तो फ्रेंच समझ ही नहीं आता, तो मैं कैसे मतलब यहाँ पर अपना ये टर्म्स एंड कंडीशन को समझूंगा और उस हिसाब से काम करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपनी है इनको मुझे अपना मेरा सामान जो भी डैमेज हुआ है इसका कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी वाले जो रहते मतलब अपना जो जज रहता है वो इनसे पूछता है, तो इन लोग बोलते हैं देखो सर हमारा जो कंपनी है वो हम अपना जो बेसिकली टिकट जो है वो फ्रेंची में देते हैं, ठीक है, सबको पता है, एंड ये जो पर्सन है ये भी अपना ट्रेड करते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, इनको भी पता है, कई बार मतलब बिजनेस करते रहते हैं, एंड इनको हमने इतना टाइम तो दिया ही था, क्योंकि देखो ये जो टिकट है ये ऐसा नहीं कि आधे घंटे पहले ही टिकट खरीदा था इस पर्सन ने, मतलब 1-2 दिन पहले ही टिकट खरीदा था, ठीक है। तो इन प्लांटिव के पास इतना सफिशिएंट टाइम था, एक रीजनेबल टाइम था इनके पास उस फ्रेंच लैंग्वेज में जो लिखे हुए मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ट्रांसलेट करके समझ सके, ठीक है, मतलब हो सकता है मान लो इनको नहीं समझ आ रहा है तो ये स्टाफ से ही पूछ लेते कि हाँ भाई ये क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो पूरी की पूरी गलती जो है ये प्लांटिव की ही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन में सारी चीज़ें लिखी ही थी, इन्होंने ही समझने की कोशिश नहीं की उसको, एंड जिसके वजह से इनका लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं देंगे कोई भी कंपनसेशन। अब देखो जज का क्या कहना था, ठीक है, जज ने क्या डिसीजन लिया, जज ने ये कहा देखो प्लांटिव जो है उसके पास सफिशिएंट टाइम था, मतलब बस कह सकते हो कि इसके पास इतना टाइम था कि हाँ भाई ये जो है इस जो भी लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस इसको मतलब जाकर ट्रांसलेट करवा सकता था, नहीं समझ आ रहा है तो स्टाफ से पूछ लेता भाई क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके पास इतना टाइम था, बट इसने क्या किया कि इसने इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, यानी सामने वाली जो कंपनी थी जब इससे टिकट दे रही थी यानी ऑफर दे रही थी तो इसने डायरेक्टली इसे एक्सेप्ट कर लिया बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए ही। और ऐसे टाइम पर जब इसने इसे एक्सेप्टेंस दे दिया तो हम यही मानेंगे, बेसिकली यही माना जाएगा कि जब इसने एक्सेप्टेंस दे दिया उस पर्टिकुलर ऑफर का
तो यही माना जाएगा कि उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके लिए भी ये बाइंडिंग रहेगा, उसने ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मान लिया है, ठीक है। तो हम यही मानेंगे, जिसके वजह से प्लांटिव हार गया और ये जो कंपनी थी वो डिफेंडेंट जो थे वो जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ आता है देखो कि अगर आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हो, मतलब कोई भी अगर मान लो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एक्सेप्टेंस, अगर आप कोई भी प्रपोजल आया है, कोई भी ऑफर आया है, उसके अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते और डायरेक्टली एक्सेप्टेंस दे देते हो, तो ऐसे टाइम पर यही माना जाएगा कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर केस है मैकलिकन वर्सेस वही कैपिंग डिस मैसेंजरी मैरीटाइम्स डे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की कंपनी थी, मतलब कोई फ्रेंच कंपनी थी जो कि शिपिंग का काम करती थी, ठीक है। तो 1880s की बात है ये, ओके। तो द प्लांटिव परचेस्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट कंपनी अ टिकट टू ट्रैवल बाय स्टीमर विच वाज इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी, स्टेटेड ऑन द टिकट वेयर ऑल्सो इन फ्रेंच लैंग्वेज, सारी चीज़ें फ्रेंच में लिखी थी। ड्यूरिंग द वेज द वेसल वॉज डैमेजेड एंड द प्लांटिव बैगेज वॉज लॉस्ट, कि मतलब जो वेसल था, जो शिप थी, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, मतलब थोड़ा बहुत चोट खराब हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांटिव का जो सामान था वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब रहता है ना समुद्र के अंदर पत्थर वत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से उसका सामान चला गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो प्लांटिव जो था वो सूट कर दिया केस इसके ऊपर, डिफेंडेंट कंपनी के ऊपर, कि भाई मेरा डैमेजेस हुआ, इसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो इट वॉज हेल्ड दैट द प्लांटिव हैज़ रीजनेबल नोटिस ऑफ द कंडीशन, ठीक है, कि उसके पास उतना टाइम था कि भाई वो जो है कंडीशंस को पढ़ सके, बट उसने सारी चीज़ें नहीं की, कंडीशंस को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से यही माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो हम ये भी मानेंगे कि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर या मतलब ये बेसिकली फिफ्थ एलिमेंट है इसका, फिफ्थ असेंशियल है कि अगर आप एक्सेप्टेंस को देते हो तो यहाँ पर ये भी माना जाएगा कि आपने उसके सारे टर्म्स को भी एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका असेंशियल, वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्सेप्टेंस जो रहता है वो कोई एक पर्सन जो रहेगा वो ही देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया, मतलब बेसिकली देखो अब एक्सेप्टेंस किस प्रकार से होता है, दो टाइप से एक्सेप्टेंस को दिया जा सकता है। एक होता है स्पेसिफिक तरीके से, मतलब क्या कि मान लो अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था एक बार कि कैसे, मतलब हो सकता है याद ही ना हो, कि मान लो एक पर्सन है, ये एक पर्सन है एंड ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। इसके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये जो पर्सन है इसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी अच्छी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, ओके। तो ये जो गाड़ी है इसके पास, ठीक है। अब ये जो दूसरा पर्सन है, ये इस पर्सन को बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना गाड़ी बेचोगे, ठीक है। ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपना गाड़ी बेचूंगा, बार्गेनिंग सारी चीज़ें होती है, अब ये बोलता है इतना, तो ये बोलता है उतना, तो लास्ट में डील पहुंचती है कि देखो मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पुरानी गाड़ी है तो 50,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपना गाड़ी दे दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर ये जो होता है ठीक बोलता है ठीक है डील डन, मैं तुम्हें घर मतलब अपना गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे टाइम पर इन लोगों की बात मान लो तीसरा कोई पर्सन सुन रहा रहता है एंड वो आता है इसके पास में, मतलब अपना ये जो पर्सन रहता है इसके पास आता है और बोलता है कि देखो देखो एक काम करो, ये जो 50,000 रुपये में तुम उसे गाड़ी बेचोगे, एक काम करो ये तुम मुझे बेच दो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको तो 50,000 मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है तुम मुझे बेच दो, उसको ना बेचकर। तो ऐसे टाइम पर ये जो पर्सन है ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये जो इसका स्पेसिफिक ऑफर जो है, इसका जो ऑफर है 50,000 रुपये में गाड़ी बेचने का, इसको सिर्फ यही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस बोला जाता है। वहीं पे एक जनरल एक्सेप्टेंस भी होता है, क्या होता है तो आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो एन ऑफर by a way of advertisement or of a reward for the rendering of certain services addressed to a public at large, a prima facie create a power of acceptance in every person to whom is met और बिकम नोन, ठीक है। यहाँ पर जनरल एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है कि देखो अगर मान लो कोई ऑफर है, जैसे कि मान लो आपका एक ऑफर आ गया कि जो मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है जो कि गुम हो गया, ठीक है, वांटेड हो चुका है, मतलब बच्चा जो है वो गुम हो चुका है। ऐसे टाइम पर वांटेड है मतलब बच्चा गुम हो चुका है, तो ऐसे टाइम पर जो है इसके ऊपर एक मतलब रहता है ना प्राइस दे दी गई है, रिवॉर्ड दे दिया गया है कि जो भी इस बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको जो है हम 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है। अब ये जो ऑफर है ये पब्लिक एट लार्ज के लिए, कि कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक में से कोई भी अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उस ऑफर के जो भी कंडीशन उसको परफॉर्म कर देता है, तो ऐसे टाइम में मतलब बच्चे को लेके आ जाता है, तो उस पर्सन को जो है हम वो जो है मतलब उसको हम वो रिवॉर्ड दे देंगे, ठीक है, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पब्लिक एट लार्ज में मतलब जनरल ऑफर, ये एक टाइप से जनरल ऑफर हो गया। जनरल ऑफर में होता क्या है कि आपका जो ऑफर है उसको जनरली मतलब जनरल पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जो है, हर एक आदमी के पास ये राइट रहेगा कि वो आपको एक्सेप्टेंस कर सकता है आपके ऑफर का, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो हर एक पर्सन के पास आ जाता है जो कि मतलब उस ऑफर को जान ले, ठीक है, जिसको पता चल जाएगा ऑफर को बारे में, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बना सकता है, ठीक है। तो सच एज ऑफर इज नोन एज जनरल ऑफर, ठीक है, तो ऐसे ऑफर को हम जनरल ऑफर बोलते हैं। बट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर अराइजेस व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म एज पर द
ऑफर एंड नॉट बिफोर। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर लिखा है कि वहीं पे, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस में देखें तो अगर केस ऑफ जनरल ऑफर, तो ये क्या होता है, इसके अंदर होता है ये है कि बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि व्हेन अन इंडिविजुअल पर्सन एज अ पर ऑफर एंड नॉट बिफोर, मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि देखो, ठीक है। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के अंदर अगर आप देखोगे जनरल ऑफर किस तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक सर्टेन पर्सन होता है जो कि एक्सेप्टेंस दे सकता है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे यही ऑफर था, ठीक है, अगर इसी ऑफर को देखोगे कि एक बच्चा गुम हो चुका है एंड जो भी ढूंढ के लेके आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, हर एक के पास ये राइट रहेगा। ठीक है, जनरल पब्लिक मतलब पूरे पब्लिक एट लार्ज के पास ये हक है कि कोई भी एक्सेप्टेंस को दे सकता है। बट क्या ये बताओ, क्या सब लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? इसका मतलब ये है कि क्या मुझे हर एक को 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे? इधर अपने देश के अंदर इतने करोड़ों की आबादी है, सबको 1-1 लाख रुपए देना पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, उसमें से हो सकता है कोई एक पर्सन होगा जो कि उस लड़के को ढूंढ के लेके आ जाएगा, तो उस पर्सन के साथ से मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ एक सर्टेन पर्सन है जो कि उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के अंदर अगर आप देखोगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बन रहा है, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि आपका जो ऑफर है उसके हिसाब से परफॉर्म करता है, जो भी काम आपको बोला गया है, जैसा इसमें बोला गया था बच्चे को ढूंढ के लेके आओ, तो उस ऑफर को परफॉर्म कर देता है वो, और ऐसे टाइम पर वो जो है वो उस ऑफर को परफॉर्म करने की वजह से वो हमारा एक्सेप्टेंस ले कर देता है ऑफर का, जिसके वजह से हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन को देखोगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट असली में तो सिर्फ एक ही पर्सन से हो रहा होता है। ठीक है, जनरल पब्लिक के पास सिर्फ ऑप्शन रहता है कि वो भी चाहे तो एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, बट रियलिटी में देखोगे तो जनरल पब्लिक में से सिर्फ कोई एक ही पर्सन होता है जो कि हमारा ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वही इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि एन इंश्योरेंस कंपनी ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन हु फाइंड एंड रिटर्न अ वैल्यूएबल डायमंड ब्रोच। ठीक है, डायमंड ब्रोच का मतलब वो जो साड़ी पिन होता है ना, साड़ी लड़की लोग लगाते हैं साड़ी के ऊपर, तो एक डायमंड का मतलब काफ़ी मान लो महंगा कीमती ऐसे ब्रूच है जो कि लड़की लोग का है, तो वो गुम हो गए हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ये कह रही है कि जो भी उसे ढूंढ कर लेके आएगा और हमें वापस करेगा, तो उसको जो है हम पर्टिकुलरली कोई प्राइस देंगे। तो एक्स जो है हु नोज ऑफ द ऑफर फाइंड एंड रिटर्न द ब्रोच इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द और रिवॉर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में से एक्स जो था, एक्स पर्सन कोई भी मान लो है, तो जो एक्स है उसको वो ब्रूच मिल जाता है एंड वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को वो वापस कर देता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो कहा जाएगा कि ये जो एक्स है उसने उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कर दिया एंड जिसकी वजह से अब उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो एक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में बन गया, कंपनी के साथ में, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो यहाँ पर वो एक्स जो है वो सर्टेन पर्सन जो कि एक्सेप्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि चाहे वो स्पेसिफिक ऑफर हो चाहे जनरल ऑफर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एक सर्टेन पर्सन ही देता है हमेशा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सभी लोग एक्सेप्टेंस दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो अब सेवेंथ जो हमारा एसेंशियल है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मतलब क्या कि अगर आपका ऑफर में कोई कंडीशंस दिए गए एंड उस कंडीशन को आप पूरा कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस अपना दे रहे हो। ठीक है, अब क्या है, कैसे है, आपको अच्छे से नहीं हो सकता समझ आया हो, तो इसको एक केस लॉ से समझते हैं, आपको समझ आएगा। देखो केस लॉ क्या है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 की बात है। देखो इसमें इस केस लॉ में हुआ क्या था कि देखो एक पर्सन थी कार्लिल, ठीक है, एक कार्लिल पर्सन थी, एक लड़की थी, औरत थी। तो अब हुआ क्या था, देखो एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, अब ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी ये एक प्रोडक्ट बनाती थी जिसका नाम था स्मोक बॉल। ठीक है, तो ये जो इनका मतलब बेसिकली प्रोडक्ट था जो कि इनहेलर टाइप में था, ये इन्फ्लुएंजा बीमारी ये सारी रहते हैं ना, तो उसको ठीक करने का काम करता था। ठीक है, इनहेलर टाइप में रहता था, ऐसे जैसे इनहेलर लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं ऐसे, इधर ये जो स्मोक बॉल है वो भी इसी तरह से इनहेलर टाइप में लेना रहता था। ओके, तो हुआ क्या, देखो कि ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला न्यूज़पेपर पे, मतलब जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, इश्तिहार डाल दिया कि देखो देखो अगर कोई भी जो है हमारा जो कंपनी का ये जो स्मोक बॉल है यानी हमारे कंपनी का ये जो प्रोडक्ट जो है इसको अगर प्रिस्क्राइब मैनर में कंज्यूम करता है, यानी जो हमने स्टेप बताए हैं, जिस भी तरीके से हमने बोला है उस हिसाब से अगर कंज्यूम करता है इस हमारे इस प्रोडक्ट को, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको ये जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है, ये जो मतलब वायरस से फैलने वाली जो बीमारी है वो उसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर वो हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो। ठीक है, मतलब ये बोला गया था। एंड अगर किसी को फिर भी हो जाता है, कंज्यूम करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसको हम 100 पाउंड्स देंगे। ठीक है, मतलब 100 पाउंड्स देंगे। ठीक है, 100 पाउंड्स उस टाइम पे काफ़ी बड़ा ही अमाउंट हो गया, मतलब ठीक ठाक ही अमाउंट था। ठीक है,
तो 100 पाउंड्स देंगे। तो कंपनी ने बोला, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमने जो भी प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया, जो भी स्टेप्स बोले उस हिसाब से अगर लेते हो स्मोक बॉल्स को, तो आपको जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगा। एंड अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम जो है आपको 100 पाउंड्स देंगे। एंड अभी के लिए तो हमने बैंक के अंदर 1000 पाउंड जमा भी कर दिए, ठीक है, डिपॉजिट भी कर दिए बैंक के अंदर। इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर हमारा 1000 पाउंड जमा भी हो चुका है, ठीक है। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये सारे इश्तिहार दे दिए। अब ये जो कार्लिल, ये जो औरत थी, इसने देखा ये इश्तिहार और इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर लेते, चेक कर लेते कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जो भी प्रिस्क्राइब मैनर था, जो भी बोला गया था, उस हिसाब से कंज्यूम करना चालू कर दिए प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इन्होंने कंज्यूम करना चालू किया। अब हुआ क्या देखो, कि कुछ समय के बाद ये जो अपनी कार्लिल थी वो उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। मतलब ये स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बावजूद भी इनको इन्फ्लुएंजा बीमारी पकड़ ली, ठीक है, मतलब बीमार हो गई, ये भी इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, कंज्यूम करने के बावजूद भी। अब ऐसे टाइम पर ये पहुंची कंपनी के पास में, देखो देखो मुझे तो इन्फ्लुएंजा हो गया, मेरे को तो इन्फ्लुएंजा हो गया, अब मेरे को रिवॉर्ड दो, ठीक है, मतलब जो 100 पाउंड्स था वो मुझे वापस करो, मतलब अब मेरा जो रिवॉर्ड है वो मुझे दो, ठीक है। तुमने बोला था अगर कंज्यूम करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो तुम 100 पाउंड्स दोगे, ठीक है। अब कंपनी का कहना क्या था देखो, कि देखो हमने तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहली बात तो कंपनी ने बोला भाई तुम कौन हो, ठीक है। कार्ली जब पहुंची कंपनी के पास कि देखो देखो मुझे 100 पाउंड्स दो, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बावजूद भी प्रिस्क्राइब मैनर में। तो कंपनी का कहना क्या है, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते, हमने तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, हमने तो तुमको कभी देखा ही नहीं, ना मैंने तुमसे मिला ना तुम मुझसे मिली, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, ठीक है, ना मैं तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो मैं किस बात का तुम्हें 100 पाउंड दूँ, ठीक है। तो कंपनी का ये कहना था। अब कार्लिल पहुंच गई, क्योंकि देखो कार्लिल जो थी उनको तो कंपनसेशन चाहिए था, 100 पाउंड चाहिए थे, तो इसलिए कार्लिल पहुंच गई कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखो देखो मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, ठीक है, ये कार्लिल है, कार्लिल अपनी प्लांटिव है, ठीक है, और ये डिफेंडेंट है, ओके। तो अब हुआ क्या कि कार्लिल जो है उनका कहना है क्या है कि देखो इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था, इन्होंने एक जनरल ऑफ़र दिया था लोगों के बीच में, मतलब सबको बोला था कि कोई भी जो है अगर इस हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है इस प्रिस्क्राइब मैनर में तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, एंड उनको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो उन्हें 100 पाउंड्स देंगे। एंड मैंने इनकी कंडीशंस को पूरा किया, जो भी इन्होंने बोला था कि कोई भी, मतलब मैं भी तो कोई मैं भी आऊँगी ना, तो मैंने भी उन कंडीशंस को पूरा किया। एंड जब मैंने कंडीशंस को पूरा कर दिया तो ये कंडीशन पूरा करना क्या दिखा रहा है कि हाँ मैं इनका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर रही हूँ, तभी ना मैं कंडीशंस को पूरा कर रही हूँ। तो कार्लिल ने बोला कि देखो देखो मैंने इनका कंडीशंस को पूरा किया एंड फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो चुका है, तो अब इनका जिम्मेदारी है कि मुझे 100 पाउंड्स देने चाहिए, ठीक है। अब इनका क्या कहना था, डिफेंडेंट का कहना क्या था कि देखो हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, ना ही मैंने इनको कोई, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ कि मतलब ये है कौन, ठीक है, कि मतलब ना ही मैंने इनको किसी वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ बनाया, ना ही कोई इशारा देकर मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ना ही इन्होंने मुझे अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया। देखोगे तो यहाँ पर ये जो प्लांटिव अपना जो है यानी कार्लिल जो है, इनका जो एक्सेप्टेंस है वो तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट का कहना था कि देखो देखो इनका जो एक्सेप्टेंस है वो तो मुझे पता ही नहीं है कि इन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ऐसे टाइम पर मैं किस बात के लिए पैसे दूँ, ठीक है। अब जज का क्या कहना था वो देखो। तो जज ने जो है एक लैंडमार्क डिसीजन लिया। उन्होंने क्या बोला कि देखो तुम्हारा ये जो ऑफ़र था वो एक जनरल ऑफ़र था, ठीक है, जनरल ऑफ़र तुम्हारा था, तुम्हारे ऑफ़र को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक एट लार्ज में, मतलब मतलब नहीं, जो जनता है, जनता जनार्दन जो है उसमें से कोई भी जो है आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें ये कार्लिल भी आती है। तो कोई भी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड क्योंकि आपने अपने ऑफ़र के अंदर कुछ कंडीशंस बताई गई है कि अगर आप ये कंडीशंस को पूरी करते हो एंड फिर भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तब हम आपको 100 पाउंड देंगे। तो ऐसे टाइम पर अगर कोई पर्सन आपकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, यानी जो भी आपने ऑफ़र के अंदर कंडीशंस बताई गई है परफ़ॉर्म करने के लिए, उन कंडीशंस को परफ़ॉर्म वो पर्सन करता है, तो ऐसे टाइम पर ये माना जाएगा कि उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो जो है उसका जो एक्सेप्टेंस है वो आपको कम्युनिकेट हो या ना हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर वो आपके ऑफ़र को, मतलब जो भी ऑफ़र है उसके कंडीशंस को परफ़ॉर्म कर रहा है, तो यही माना जाएगा, जब वो आपके ऑफ़र को कंडीशंस परफॉर्म कर रहा है तो यही माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस अपना दे रहा है, जिसके वजह से आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया कि जनरल एक्सेप्टेंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जो है वो सिर्फ आपकी कंडीशंस को ही मानकर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कार्लिल जो थी अपनी जो प्लांटिव थी वो जीत गई एंड उनको कंपनसेशन मिल गया 100 पाउंड्स का। तो अपना डिफेंडेंट हार गया, ठीक है, मतलब कंपनी हार गई, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। तो इस केस लॉ में मतलब बेसिकली यही हुआ
तो यहाँ पर आपको यही समझ आ रहा है कि देखो कोई भी अगर ऑफर आता है, कोई भी प्रपोजल आता है एंड उसमें कुछ कंडीशंस बोली गई है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, एंड अगर आप उन कंडीशंस को मान लेते हो, मतलब सिर्फ कंडीशंस को पूरा कर देते हो, तो ऐसे टाइम पर ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस अपना दे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो कार्लिल थी उन्होंने जो भी कंडीशंस थी, जो भी प्रिस्क्राइब मोड बोला गया था कि ये सारी चीज़ें कीजिएगा, अगर फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की, फिर भी उनको हो गया तो अब उन्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें कि अगर आप परफॉर्मेंस कर देते हो कंडीशंस का जो भी प्रपोजल के अंदर दिया गया है, तो यही कहा जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस है, एंड इस एक्सेप्टेंस को आपको कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉक कंपनी। मतलब ये जो केस था इसके अंदर देखा गया था, ये जो डिफेंडेंट कंपनी थी उसने इशू किया था एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग £100 एज अ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन, मतलब कोई भी आदमी जो है हु शुड कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंजा, जिसको मतलब बीमारी हो जाए, मतलब कि किसी भी आदमी को अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फॉर सिमिलर एलिमेंट आफ्टर हैविंग यूज द स्मोक बॉल एज डायरेक्टेड। मतलब जैसे जैसे बोला गया, अगर उस हिसाब से अगर आप स्मोक बॉल इस्तेमाल करते हो, कंज्यूम करते हो, और फिर भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको £100 देंगे। ठीक है, ये बोला गया था। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट कि हमने देखो £1000 जो है वो डिपॉजिट कर दिया है इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, और जो भी नाम का था, तो शोइंग अवर सिंसेरिटी इन द मैटर, जो कि ये दिखाता है कि देखो ये जो कंपनी थी वो मतलब बेसिकली ये दिखाता है कि इन्होंने बोला है कि हम £1000 जो है वो एक बैंक के अंदर जमा भी कर दिए, जो कि ये दिखा रहा है कि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसके अंदर वो सीरियस है, सही में वो देना चाहते हैं पैसा। ठीक है, तो इनकी सीरियसनेस भी दिखाता है। सो द प्लांटिव ब्रॉट वन ऑफ द स्मोक बॉल बाय रिटेल डिड यूज इट डायरेक्टेड एंड कॉट इन्फ्लुएंजा विथ विल एज स्टिल यूजिंग इट, मतलब जब वो इस्तेमाल कर रही थी जिस डिस्क्राइब मैनर में, और उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसके बाद वो चली गई। फिर क्या हुआ कि इट वॉज हेल्ड दैट शी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर £100 एज एन कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, कि उसको मिलना चाहिए £1000 क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसने परफॉर्मेंस कर दिया उन कंडीशंस का जो भी प्रपोजल के अंदर दिया गया था। तो दो द कंपनी हैज़ राइज्ड द ऑब्जेक्शन दैट एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड, ये भाई हमको तो पता ही नहीं था, सामने वाले ने हमको एक्सेप्टेंस दे दिया, हम कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से इट वॉज ऑब्जर्वेड दैट बाय द टर्म ऑफ द ऑफर the company had waived communication of the acceptance of offer by conduct does not require any formal acceptance। ठीक है, कि मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई एक्सेप्टेंस है जो कि कंडक्ट करने से, कुछ हरकतें करने से आपका जो है एक्सेप्टेंस बनता है, तो ऐसे टाइम पर आपको फॉर्मल एक्सेप्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हरकतें ही सामने वाले को बता देगी कि हाँ भाई आप जो है उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे सामने वाले ने आपको बोला कि क्या आप मेरा घर से मतलब मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे, एंड आप उसके घर के इधर अपना ट्रक भेज दिए, तो आपकी हरकतें ही बता दे रही कि हाँ भाई आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, इट वॉज फर्दर हेल्ड दैट द ऑफर वॉज मेड टू द होल वर्ल्ड, इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर इसी केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो ऑफर था, मतलब बेसिकली ये जो ऑफर था मतलब कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी का, तो ये पूरी दुनिया के लिए था, मतलब पूरी दुनिया या फिर पूरे कंट्री के लिए था, कि कोई भी पर्सन जो है हमारा जो ये बेसिकली अगर ये इस तरीके से अपने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसको हम पैसे देंगे। तो ये जो ऑफर था ये पूरे होल वर्ल्ड के लिए था, पब्लिक एट लार्ज के लिए था, कि कोई भी आकर हमारा ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। बट इसका जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों ने ही किया। ठीक है, जैसे कार्लिल नहीं किया, ठीक है, पूरी पब्लिक ने नहीं किया। तो ऐसे टाइम पर ये जो कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ इन कार्लिल के साथ में ही होगा, और पूरे पब्लिक एट लार्ज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोग के साथ होगा जो भी इन कंडीशंस को पूरा करेंगे, इसके ऑफर को एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें भी समझ आ गया होगा ये कि आपका जो ऑफर है वो जो है आपका जो ऑफर है वो इस तरीके से भी एक्सेप्टेंस हो सकता है कि अगर प्रपोजल के अंदर कोई कंडीशंस बताई गई है और कंडीशन को पूरा किया जा रहा है, सामने वाला पूरा कर रहा है कंडीशंस को, तो ऐसे टाइम पर ये माना जाएगा कि हाँ भाई आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो आठवां जो यहाँ पर अपना एसेंशियल है वो है क्या कि पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर मस्ट नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफर। मतलब क्या, जैसे आपने देखा था, मैंने केस लॉ बताया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हुआ क्या था कि जो लालमन शुक्ला था उसको पता ही नहीं था कि सामने कोई ऑफर गौरी दत्त दे रही है कि भाई जो उसके बच्चे को ढूंढ के ले जाएगा उसको 501 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है, मतलब गौरी दत्त ने इनाम रखा था, बट लालमन शुक्ला को उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था।
देता। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको किसी ऑफर के बारे में पता ही नहीं है एंड फिर भी अगर उस काम को आप उस पर्टिकुलर काम को कंडक्ट कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो ऐसे टाइम पर ये नहीं माना जाएगा कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है, क्योंकि आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो यही बोला कि एक्सेप्टर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इफ द एक्ट इज डन इन इग्नोरेंस। ठीक है, मान लो वो अपना काम कर देता है गलती से, उसको पता ही नहीं कि ऐसा कोई ऑफर है, वो काम कर देता है, द प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मतलब उसका जो ये काम जो इसने किया इग्नोरेंस के अंदर, वो ये नहीं माना जाएगा कि कोई एक्सेप्टेंस है ऑफर का, क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो एज इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में देखा था हमने। ओके, कि जो अपनी जो प्लांटिव जो थी, ये मतलब प्लांटिव नहीं, सॉरी, डिफेंडेंट जो थी गौरी दत्त जो थी, उन्होंने रिवॉर्ड रखा था कि 501 रुपया मैं दूंगी जो भी मेरी नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा। ठीक है, नेफ्यू मतलब कह सकते हो भांजा होता है बेसिकली। तो टू एनी वन हु गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज लॉस्ट सन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि उसके जो भी बच्चे को ढूंढ के लेके आए, जो उसका बच्चा गुम हो चुका है, वैसे तो घर से भाग गया था कि गुम हो गया था, तो जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको 501 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है, बी गिव द इन्फॉर्मेशन बट इन इग्नोरेंट ऑफ द रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अपना ये जो लालमन शुक्ला था उसको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, वो लालमन शुक्ला वैसे उसको नौकर मतलब सर्वेंट भी था, जिसकी वजह से उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जाकर मैं ढूंढ के लेके आऊँ। तो ये माना गया कि भाई क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, फिर वो एक्सेप्टेंस किस तरीके से करेगा, जब एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो किस बात का फिर ये पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यही बात हो गया कि फिर बाद में क्या हुआ कि जो जब बी को पता चले, यानी ये लालमन शुक्ला उसको जैसे पता चला कि भाई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसने रिवॉर्ड के लिए क्लेम किया कि आफ्टर सम टाइम ही क्लेम द रिवॉर्ड। इट वाज हेल्ड दैट बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही गिव द इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द ऑफर। ठीक है, उसको पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, और उसके बिना ही इग्नोरेंस में ही उसने बच्चे को ढूंढ के लेके आकर दे दिया, जिसकी वजह से उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया कि आपको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। इग्नोरेंस में दिया हुआ एक्सेप्टेंस जो है, मतलब काम कर दिया, मान लो इग्नोरेंस में कोई काम कर दिया एंड बाद में पता चलता है उससे रिलेटेड कोई ऑफर है, तो वो नहीं माना जाएगा कि वो एक ऑफर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ओवर ऑफर लैप्सेस आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। मतलब क्या, यहाँ पर ये लिखा है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कुछ, मतलब देखो अब सामने वाला ने आपको कोई ऑफर दिया, ठीक है, तो आपका ये जो ऑफर आया हुआ है वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए रहता है, कि वो जो एक्सेप्ट ऑफर है वो कुछ ही समय के लिए है, वो कुछ समय बाद वो जो ऑफर है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो उस रीजनेबल टाइम के बाद अगर आप एक्सेप्टेंस देते हो, तो उस टाइम पर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये जो अपनी आनवी है और ये बबलू को बोलती है, देखो तुम क्या मेरा घर 50,000 रुपये में खरीदोगे। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर बबलू जो है वो कुछ अभी बोलता है, ठीक है अच्छा रुको सोच के मैं बताऊंगा, अभी कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, अभी एक्सेप्टेंस उसने नहीं दिया, अब हो गए 6 महीने बाद ये एक्सेप्टेंस देने जा रहा है, ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब 6 महीने बीत चुके, अब होता क्या है कि ये जो आनवी रहती है घर तो किसी और को बेच चुकी होती है 6 महीने तक, इतना टाइम कौन रुकेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो बबलू रहता है वो बोलता है नहीं नहीं तुमने तो गलत कर दिया, मैंने तुम्हारा एक्सेप्टेंस कर लिया, अब तुम मुझे घर नहीं दे रही हो, चलो मैं तुम्हारे पर केस करूँगा। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया कि ऑफर जो है एक लैप्स के लिए रहता है, पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहती है, रीजनेबल टाइम तक ही रहता है, तो आपको एक्सेप्टेंस भी उसी रीजनेबल टाइम के अंदर ही देना है। तो एक्सेप्टेंस देयरफॉर मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज विड्रॉवेड। ठीक है, मतलब कि मान लो हो सकता है ये सामने वाला बोल दे कि रहने दे भाई, मेरे को नहीं तेरे साथ करना, मैं किसी और को बेच रही हूँ, तो विड्रॉल और या फिर उसके ऑफर के टाइम लिमिट से पहले एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही हमें एक्सेप्टेंस देना होता है। तो व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस एंड द सर्कमस्टेंसेस। अब कितना रीजनेबल टाइम कितना होता है, तो वो सिचुएशन और क्या चीज़ के हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो ये जो आनवी है ये सब्जी बेचने वाली है। ठीक है, मतलब सब्जी बेचती है। ठीक है, आनवी सब्जी बेच रही है। अब सब्जी बेचती है तो मान लो आज ये जो सब्जी है मान लो ये दे रही है 40 रुपये किलो। ठीक है, 40 रुपये कोई भी सब्जी दे रही है, तो आज जो है ये बबलू जो है जाता है आनवी के पास, बोलता है बताओ बताओ ये सब्जी तुम कितने रुपए में दोगे। ठीक है, तो ये आनवी इसको ऑफर देती है, देखो तुम जो है ये सब्जी जो है मेरे पास से 40 रुपये किलो में लेके जाओ। ठीक है, मैं 40 रुपये किलो में तुमको ये सब्जी बेच दूंगी। ठीक है, अब बबलू जो रहता है वो क्या करता है, वो 2 दिन बाद आता है। ठीक है, 2 दिन बाद आता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, लाओ ये सब्जी, ये लो 40 रुपये। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है कि वो जो सब्जी का रेट है वो बढ़ गया हो, वो 50 रुपया हो गया हो, तो ये बोली नहीं अब 40 रुपया नहीं लगेगा, 50 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर बबलू जो है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो है एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम जो है वो बीत चुका है। मतलब बेसिकली एक रीजनेबल टाइम प्रोडक्ट के और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, कि अब जैसे ये सब्जी है तो अगर 1-2 घंटे बाद आता तो एक टाइम पे उसको 40 रुपये मिल जाता है, बट अब यही सब्जी को 2-3 दिन बाद आ रहा है तो हो सकता है रेट बढ़ गया हो। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, फैक्ट ऑफ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर केस किस बात का है, मतलब किस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है। ठीक है, अब घर का है तो घर जो है उसमें खरीदने में हो सकता है 2-3 दिन आदमी लगा देता है सोचने में, पैसे इकट्ठा करने में, तो वो एक रीजनेबल टाइम है घर के लिए। ठीक है,
तो वो सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ का हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना रिजनेबल टाइम होगा उस चीज़ का। उसके बाद देखो 10वां और आखिरी जो हमारा असेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज विड्रॉवल और इज रिवोकेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो एक्सेप्टेंस जो है यानी सामने वाले ने जब आपको ऑफर दिया तो आपको पर्टिकुलरली जल्द से जल्द हो सके, जितना हो सके उतना जल्दी एक्सेप्टेंस को दे देना है, ताकि मतलब उससे पहले कि सामने वाला जो है अपना ऑफर को वापस से विड्रॉ कर ले या फिर रिवोक कर ले, ठीक है भाई, कि मेरे को तेरे के साथ नहीं करना है। जैसे मान लो हो सकता है कि ये जो आनवी पहले ऑफर देती है, मतलब ये जो बबलू है इसको ऑफर देती है कि क्या तुम मेरा घर 50,000 रुपये में खरीदोगे, ठीक है, 50,000 रुपये में क्या तुम मेरा घर खरीदोगे। अब बबलू जो रहता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा, मतलब अभी बोलता है कि रुको पहले मैं अपने घर पे जाता हूँ, सोच के बताऊंगा कि खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो बबलू चला जाता है अपने घर पे, ओके। अब बबलू चला जाता है घर पे, बोलता है कि रुको कल परसों तक बताता हूँ कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है कि ये जो आनवी है इसको फ़ोन करके बोले कि भाई रहने दे, एक काम कर, मैं जो है अपना घर किसी और को बेच रही हो तो रहने दे, मैं मतलब मुझे नहीं बेचना है अब तुझे घर अपना, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है वो अपना विड्रॉवल कर ले, ऑफर का रिवोक कर ले। रिवोक का भी मतलब वही होता है कि ऑफर वापस से ले लेना, ठीक है। रिवोक का मतलब कि ऑफर को वापस से ले लेना, ओके। तो हो सकता है ये वापस से ले ले। तो ऐसे टाइम पर उसके बाद अगर आप एक्सेप्टेंस भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना जो ऑफर है उसको वापस से विड्रॉ कर रही है कि नहीं नहीं रहने दे, मेरे को नहीं करना तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि मतलब आपका जो एक्सेप्टेंस है वो पहले बहुत जल्दी आपको करना है, कि मतलब इतना जल्दी करना है कि विड्रॉल से पहले कर देना, नहीं तो हो सकता है सामने वाला अपना जो ऑफर है उसको विड्रॉ कर ले या फिर रिवोक कर ले, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस देना है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देते हो तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा वो एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कुछ असेंशियल एलिमेंट्स थे, मे बी आपको सारे असेंशियल एलिमेंट्स समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग अपना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोक के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोग के साथ में, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे चैनल पर आएगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। सो वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी दोस्त लोग हैं तो उन लोग भी देख सके वीडियो को। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर लेक्चर का पीडीएफ भी आप ले सकते हो। एंड कोई भी नोटिफिकेशन रहेगी या फिर जो अपडेट्स रहेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप जाकर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो जाकर। एंड हमारे चैनल पे फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट है, तो वो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, तो उसकी भी लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।